स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय इतिहास के ऐसे प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र कहाँ पर बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र जो शहर है वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। वर्तमान समय में हमारा जो पटना शहर है उसी के जस्ट बगल में पाटलिपुत्र नाम का शहर है और वो आपके गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो जो राजा थे बिंदुसार, राजा बिंदुसार अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अमित्र घात किसे कहते हैं? राजा बिंदुसार को कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। उसमें से एक जनपद है अवंती। इस अवंती की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो अवंती की जो राजधानी थी उसको हम लोग उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो उज्जैन कहाँ की राजधानी थी? उज्जैन अवंती की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम है घनानंद, और इसी घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? घनानंद है। इस चीज़ को भी आप जानते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण ईरानियों ने किया था, यानी ईरान देश ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। चलिए आगे कुछ प्रश्न हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कब किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, और यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन है? सिकंदर हैं। कब इसने आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो इसकी लड़ाई किससे हुई थी? इसकी लड़ाई पोरस से हुई थी। पोरस कहाँ का राजा था? पोरस पंजाब का राजा था। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध कहाँ पर हुआ था? यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था। और झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? झेलम नदी का पुराना नाम बितस्ता है। ठीक है, तो एक जो आपके फैक्ट यहाँ पर लिखे गए हैं इससे 4-5 प्रश्न आपके बन सकते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई कहाँ पर हुई थी? झेलम नदी के किनारे हुई थी। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? बितस्ता है। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? हाइडे स्पीच के नाम से जानते हैं। पोरस कहाँ का राजा था? पोरस पंजाब का राजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब हुई है? तो जो सिकंदर की मृत्यु हुई है वो 323 ईस्वी में हुई है। तो 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यूनान का जो साम्राज्य था उसमें एक जगह है बेबीलोन। तो बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई है। कब हुई है? 323 ईस्वी पूर्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश की जो जानकारी प्राप्त होती है वो विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह सारे प्रश्न वन लाइनर प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे जा चुके हैं। हजारों बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप इसको सिर्फ एक बार देख लीजिए, वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए, आपको सारे प्रश्न रट जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने कराया था। तो पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में वैदिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन है? तो इनके बारे में तो हर कोई जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री चाणक्य थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत के ये जो मैकियावेली हैं ये इन्हीं चाणक्य को ही कहा जाता है। अब चाणक्य के 2-3 नाम हैं, उनको आप याद रखिएगा। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त भी कहते हैं, चाणक्य को हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। इसमें आ की मात्रा की गलती है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम से पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक
किस पर आधारित है, तो यहाँ अर्थशास्त्र का मतलब ये मत समझिएगा कि ये इकोनॉमी से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो किताब है वो राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी प्रशासन के ऊपर यह किताब लिखी गई है, राज व्यवस्था के ऊपर यह किताब लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो दीक्षा लिया था, जिसको हम लोग शिक्षा भी कहते हैं, वो जैन मुनि भद्रबाहु से लिया था। तो जैन मुनि भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था, तो हम सभी लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था, और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज ने एक जो पुस्तक लिखी उसका नाम इंडिका है, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला एक यूनानी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। ये जैन धर्म की बहुत बड़ी कमी है कि जैन धर्म को जो भी अपना लेते हैं राजा महाराजा, तो उनको ये लोग उपवास से मार डालते हैं। तो 298 के लगभग में ईसवी पूर्व में मगध में बहुत ज़्यादा अकाल आया था, सूखा पड़ा हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा किसने दिया था, भद्रबाहु ने दिया था। भद्रबाहु ने बताया कि आप चलिए कर्नाटक, और कर्नाटक में कहाँ चलिए, कर्नाटक में चलिए, और कर्नाटक में कहाँ चलिए, श्रवणगोला में चलिए, वहाँ पर हम लोग उपवास करते हैं जिससे ये सारे संकट खत्म हो जाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक गए। कर्नाटक के किस पर्वत पे गए, श्रवणगोला पर्वत पे गए। वहाँ पर उन्होंने उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। कब किया, 298 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने धम्म कब स्वीकार किया था, तो धम्म का मतलब है बौद्ध धर्म। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को कब स्वीकार किया, तो एक कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। तो 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इसी कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईस्वी पूर्व। 269 ईस्वी पूर्व में किसका राज्याभिषेक हुआ था, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने बहुत सारे स्तंभ बनाए थे पूरे देश भर में, उसमें सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है, तो ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है आपकी परीक्षाओं में। तो कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है, तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ है वो 7वां स्तंभ है। अशोक द्वारा बनाया गया 7वां स्तंभ अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का नाम अशोक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है मास्की। आंध्र प्रदेश के मास्की और उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गुर्जरा। तो आंध्र प्रदेश के मास्की और उत्तर प्रदेश के गुर्जरा नामक जगह से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उससे हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक ही था। ठीक है, इस चीज़ को, इन अभिलेखों को आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश गुर्जरा, आंध्र प्रदेश मास्की। आगे बढ़ते हैं। सीरिया की राजधानी क्या है, जो सीरिया की राजधानी थी उसका नाम है दमिश्क। ये वर्तमान समय में भी दमिश्क ही हमारी सीरिया की राजधानी थी। तो ये हमारे कुछ प्राचीन भारत के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम लोग मध्यकालीन भारत पर आते हैं। तो मध्यकालीन भारत में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई, तो औद्योगिक क्रांति हमें पता है सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी, 1760 में। तो 1760 में इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एक क्रीमिया का युद्ध हुआ था, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है क्रीमियन का युद्ध। इस क्रीमियन का युद्ध कब हुआ था, 1854 से 56 के बीच में। 1854 से 56 के बीच में क्रीमियन का युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और टर्की ने, इन 3 देशों ने मिलकर रूस को पराजित किया था। ठीक है, रूस को पराजित किया किन देशों ने, ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने मिलकर। क्रीमियन के युद्ध में 1854 से या 56 के बीच में 2 साल तक चला था। आगे बढ़ते हैं। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है, लेडी विद द लैम्प ये उपनाम किसका है, यह उपनाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि इंग्लैंड में रहती थी, उनका जो उपनाम है वो क्या है, लेडी विद द लैम्प है। आगे बढ़ते हैं। 1854 में
एक बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी। क्या हुई थी? वुडका डिस्पैच नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना हुई थी। ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। एक आदेश जारी हुआ था जिसको हम लोग वुडका डिस्पैच कहते हैं। ये शिक्षा से संबंधित है। वो कब जारी हुआ था? 1854 में जारी हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जो है लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वुडका डिस्पैच जारी हुआ था। ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और ये कब हुआ था? 1854 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। वाटरलू का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो वाटरलू भैया कहाँ पर है? वाटरलू आपके बेल्जियम में है। इसमें किसका युद्ध हुआ था? इसमें नेपोलियन का युद्ध हुआ था। नेपोलियन की इसमें हार हुई थी। और ये युद्ध हुआ कब था? 18 जून 1815। तो 1815 को, ये तारीख मत याद करिए, फिर 1815 ही आप याद कर लीजिए कि 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। ये वाटरलू कहाँ पर है? ये आपके बेल्जियम देश में है। इसमें नेपोलियन की हार हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार मुख्यतः किसके बने हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो उपकरण हैं और हथियार हैं वो मुख्यतः पत्थर और तांबा के बने होते थे। तो पत्थर और तांबे से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने उपकरण और हथियार बनाते थे। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे की धातु का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि लोहे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? वर्धा में किया गया। ये वर्धा कहाँ पर है? गुजरात में है। तो 1937 में क्या हुआ था कि देसी भाषा के माध्यम से ही हमें प्रारंभिक शिक्षा यानी बुनियादी शिक्षा देना है। ये प्रस्ताव किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? वर्धा में किया गया। वर्धा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते थे। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को एक दो बार देखकर सारे रट लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले लेक्चर में कुछ और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।